कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर मलाल। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां करा के मुझे पिस्टल निकालता है और दोनों टेररिस्ट को वहीं पे मार देता है। तो दोनों टेररिस्ट ऑन स्पॉट मर जाते हैं और एक गार्डनर की मौत हो जाती है। दोनों देशों के बीच फायरिंग काफ़ी तेज हो रही है। ऐसे 4 साल के बच्चे पर फायरिंग कर सकता है। तो दूसरी तरफ थे आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी उधर से डीएसपी असलम को बोलते हैं कि मारना नहीं, कोई मेहमान और उसके 3 साथी पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। मार्च 2004 को हिजबुल मुजाहिदीन की साउथ यूनिट के रिक्रूटर अबू सब्जर और अबू तुरारा एक सीक्रेट लोकेशन पर छुपे हुए थे। अबू सब्जर अबू तुरारा से पूछता है कि क्या आप दोबारा उससे बात करना चाहोगे, लेकिन तभी अबू तुरारा उसका कुछ जवाब नहीं देता। और तभी एक चाय की ट्रे लेकर इफ्तिकार भट्ट उस कमरे में आ जाता है। इफ्तिकार भट्ट उनके साथ बैठकर चाय पीने लगता है और फिर से अबू सब्जर अबू तुरारा से बात करता है और अबू तुरारा इफ्तिकार भट्ट से पूछते हैं कि तुम सच में हो कौन। इफ्तिकार भट्ट बिना कोई भी जवाब दिए वहाँ पर चुपचाप बैठकर चाय पीता रहता है। और इफ्तिकार भट्ट को ये दोनों टेररिस्ट कुछ दिनों पहले ही मिले थे और इफ्तिकार भट्ट ने इनको ये बताया था कि हिंदुस्तान की फायरिंग में मेरा भाई मारा जा चुका है, जिसका बदला मुझे लेना है और आपके साथ हिजबुल में ज्वाइन होना है। फिर इफ्तिकार भट्ट ने अपने खुद के हाथों से बनाए हुए इंडियन मैप्स दिखाए और कुछ फेक प्लान्स बनाए इंडियंस पर अटैक करने के लिए, जिस चीज़ को देखकर वो दोनों टेररिस्ट काफ़ी इम्प्रेस हुए। और उन दोनों टेररिस्ट जब भी इफ्तिकार भट्ट से कुछ पूछते तो बस इफ्तिकार भट्ट इतना बताते कि मुझे आप सबकी मदद चाहिए और मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। फिर दोनों टेररिस्ट इफ्तिकार भट्ट पे भरोसा कर लेते हैं और उसे अपनी सारी सीक्रेट लोकेशंस पे ले जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाते हैं इंडियन आर्मी पर अटैक करने का। फिर वो सारे ग्रेनेड लेकर और आप अपने साथ में 2-3 लोग और लेकर वहाँ पर चले जाते हैं अटैक करने के लिए इंडियन आर्मी के ऊपर। लेकिन अभी भी तुरारा को इफ्तिकार भट्ट पर शक था। तो अभी भी तुरारा फिर से पूछता है कि तुम रियल में हो कौन। तो इफ्तिकार भट्ट गुस्से में आकर चिल्लाकर अपनी जो बंदूक टांग रखी थी उस बंदूक को फेंक कर बोलता है कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना। जो व्यक्ति मेरे पे भरोसा नहीं कर सकता मैं उसके साथ काम कैसे करूँ। इफ्तिकार भट्ट बोलता है कि अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो बंदूक आपके पास है, आप मुझे गोली मारकर यहीं खत्म कर दो। इतने में दोनों टेररिस्ट अपने एक दूसरे को देखने लग जाते हैं बहुत कंफ्यूज होकर। इतने में ही इफ्तिकार भट्ट अपनी पिस्टल निकालता है और दोनों टेररिस्ट को वहीं पे मार देता है और दोनों टेररिस्ट ऑन स्पॉट मर जाते हैं और वहीं पे गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी इफ्तिकार भट्ट 2 फायर और करता है ये कंफर्म करने के लिए कि सच में ये दोनों टेररिस्ट मरे हैं या फिर ये नाटक कर रहे हैं। जो इफ्तिकार भट्ट उनके साथ बैठकर चाय पी रहा था, जो इफ्तिकार भट्ट ये बता रहा था कि मैं बदले की आग में जल रहा हूं, मैं इंडियन आर्मी से बदला लेना चाहता हूं, और जो इफ्तिकार भट्ट उन दोनों आतंकवादियों को गोली मारकर खत्म कर देता है वो और कोई बदले की आग में जलने वाला मुसलमान नहीं बल्कि हमारे इंडिया के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडर मेजर मोहित शर्मा थे। मेजर मोहित शर्मा 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे थे। मोहित शर्मा अपनी शुरुआती पढ़ाई साउथ दिल्ली के मानवस्थली स्कूल से शुरू करते हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो होली एंजल्स सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। फिर वो फाइनली 1988 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से पास आउट होते हैं। मेजर मोहित शर्मा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के इतने दीवाने थे कि जब भी वो कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लाते थे तो उसे वो तब तक बजाते थे तब तक वो उसमें मास्टरी ना हासिल कर लें, मतलब उसे बिल्कुल परफेक्ट बजाना ना सीख जाएं। मेजर शर्मा के 12th में काफी अच्छे नंबर आते हैं तो उनकी फैमिली उनसे कहती है कि आप इंजीनियरिंग करके कोई अच्छा सा एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करो। लेकिन मेजर मोहित शर्मा बचपन से ही मिलिट्री में जाना चाहते थे और मेजर मोहित शर्मा के साथ साथ उनके बड़े भाई भी एयरफोर्स में ज्वाइन होना चाहते थे। लेकिन उनके बड़े भाई ने काफी टेस्ट दिए, उसमें वो लगातार फेल होते रहे। फिर फाइनल में फैमिली के प्रेशर में आकर मेजर मोहित शर्मा ने भी महाराष्ट्र के सेरगांव में कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन कॉलेज जाते वक्त मेजर शर्मा अपने बड़े भाई के कान में कहते हैं कि मैं
हम दोनों की तरफ से इंडियन आर्मी में सर्व करूंगा। क्योंकि मेजर मोहित शर्मा ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही एनडीए का एग्जाम दिया था और वो सिलेक्ट भी हो गए थे। लेकिन ये न्यूज़ डर के कारण कहीं ये इंजीनियरिंग ना छोड़ दे, इसके कारण उनकी फैमिली ने उनसे छुपाई थी। तो थक हार कर उन्होंने खुद यूपीएससी कॉल किया और वहाँ से उन्हें पता चला कि वो एनडीए में सिलेक्ट हो चुके हैं। और फिर वो फाइनली एनडीए का इंटरव्यू देने जाते हैं और वो पहले ही अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं। फिर उनकी ज़िंदगी में आता है सबसे कठिन समय, जब वो अपने फैमिली को ये बात बताएंगे कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उन्हें मेडिकल एग्ज़ाम के लिए दिल्ली बुलाया जाता है। जब मेजर मोहित शर्मा ने ये न्यूज़ घर दी कि मैं मेडिकल एग्ज़ाम के लिए दिल्ली आ रहा हूँ और मैं अपनी इंजीनियरिंग छोड़ रहा हूँ, तो उनकी मॉम काफ़ी डर गई, क्योंकि उन्हें मिलिट्री के काफ़ी रिस्क पता थे कि इसमें बहुत खतरा है, जान को बहुत खतरा रहता है। लेकिन उनके पिताजी ने उनकी मॉम को काम किया और बताया कि हम दोनों को मिलकर मोहित को कन्वेंस करना होगा कि वो इंजीनियरिंग ना छोड़े और अपनी पढ़ाई शुरू रखे। जब मोहित शर्मा वापस दिल्ली अपने घर आ जाते हैं तो उनके माँ बाप उन्हें समझाते हैं, लेकिन मेजर मोहित शर्मा उनकी बात नहीं मानते हैं और साफ मना कर देते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि उनके मेडिकल एग्ज़ाम से पहले वो 6 kg वेट से अंडररेटेड थे, मतलब उनका वेट 6 किलो कम था। फिर उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, दिन में 12 केले खाए और काफ़ी हाई प्रोटीन डाइट ली और सिर्फ मात्र 1 महीने में ही उन्होंने अपनी बॉडी में 8 kg वजन यानी 8 kg वेट गेन किया और फिर वो मेडिकल एग्ज़ाम में भी पास हो जाते हैं। फिर 1995 में वो पुणे में एनडीए को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर अचानक 13 दिसंबर 2001 को एक ऐसी न्यूज़ आई जिसकी वजह से पूरा भारत हिल गया। उस न्यूज़ में यह था कि 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट पार्लियामेंट में घुसकर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है और काफ़ी लोगों को वो मार रहे हैं। आप लोग अंदर जाइए, आप लोग अंदर जाइए। ये इंसिडेंट काफ़ी खतरनाक और काफ़ी भयानक था, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड और एक गार्डनर की मौत हो जाती है। और तभी मेजर मोहित शर्मा कश्मीर में पोस्टेड थे और इस पार्लियामेंट वाले अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान सीधा अपने ऊपर लेता है। दोनों देशों के बीच काफ़ी टेंशन बढ़ गई। दोनों देशों ने अपने बॉर्डर पर काफ़ी सेना तैनात कर दी और दोनों देश युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। मोहित शर्मा और उनकी टीम के लिए वहां पर काम बहुत कठिन हो गया, क्योंकि रजौरी और पूंछ जैसे इलाकों में दोनों देशों के बीच फायरिंग काफ़ी तेज हो रही थी। लेकिन फिर भी मोहित शर्मा ने काफ़ी समझदारी से अपनी पूरी टीम को गाइड किया और लीड किया, जिसके लिए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी अवार्ड मिला। वो अपने अवार्ड्स को सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि 14 मई 2002 को एक न्यूज़ आती है और बताते हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडियन आर्मी के रेजिडेंशियल एरिया में घुसकर 31 निहत्थे लोगों को मार देते हैं, जिसमें 10 बच्चे और 8 वुमेन भी थीं और एक तो उसमें 4 साल का बच्चा था। इसके बाद मेजर मोहित शर्मा काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मुझे नींद नहीं आ रही, कोई कैसे 4 साल के बच्चे पर फायरिंग कर सकता है, उसको कैसे गोली से मार सकता है। इसके 1 साल बाद मेजर मोहित शर्मा लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन जाते हैं और वो स्पेशल फोर्स की पैरा यूनिट में कंडक्ट हो जाते हैं। जब इसके बाद वो अपने घर वापस जाते हैं तो उनकी माँ का सबसे पहला यही सवाल था कि जब पहले से ही तू इतने खतरे में कश्मीर में पोस्टेड था तो ये स्पेशल फोर्स ज्वाइन करके और खतरा क्यों बढ़ा लिया। वो अपनी माँ को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि वो चंडीगढ़ के चंडी मंदिर में पोस्टेड हैं और एक स्पेशल फोर्स को लीड कर रहे हैं। ये बात सुनकर उनकी माँ को काफ़ी अच्छा लगता है और वो शांत हो जाती हैं। चंडीगढ़ में ही वो कैप्टन रिश्मा से मिलते हैं। फिर धीरे धीरे उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और एक अच्छा रिलेशन शुरू हो जाता है। लेकिन तभी उन्हें कश्मीर से बुलावा आता है। उन्हें एक स्पेशल मिशन दिया जाता है अबू सब्जर और अबू तुरारा को मारने का। फिर इसके बाद 2008 में मेजर मोहित शर्मा को फिर से कश्मीर बुलाया गया और लगातार 5 महीनों तक मेजर मोहित शर्मा की टीम टेररिस्ट का सामना करती रही। फिर 2009 में खबर आती है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट LOC क्रॉस करके यहाँ के जंगलों में आ गए हैं। फिर मोहित शर्मा की टीम को उन जंगलों में भेजा जाता है और वो जंगल इतने घने थे कि सुबह के 8 बजे भी वहाँ पर रात ही रहती थी, क्योंकि सुबह के 8 बजे भी वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती थी। मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं तो वो एज्यूम करते हैं कि शायद ये फुटप्रिंट्स उन टेररिस्ट के ही हैं। फिर वो इन फुटप्रिंट्स को देखते हुए एक ग्रेनेड फेंकते हैं और उनको पता चलता है कि इस ग्रेनेड के कारण 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। फिर इस ग्रेनेड के बाद वहां से फायरिंग थोड़ी कम शुरू होती है। फिर अचानक एक गोली
मेजर मोहित शर्मा की चेस्ट को चीरती हुई निकल जाती है। फिर मेजर मोहित शर्मा वहां पे एक पेड़ के किनारे बैठ जाते हैं और तभी राजीव वहां पर भागकर मेजर मोहित शर्मा के पास आते हैं। तो वो राजीव से कहते हैं कि ये इतनी सीरियस चोट नहीं है, हमको इन आतंकवादियों को भागने नहीं देना है, आप जाओ और इनको पकड़ो। लेकिन इसी दौरान मेजर मोहित शर्मा वहां पर बैठे बैठे शहीद हो जाते हैं। इस न्यूज़ पर किसी को भी भरोसा नहीं था, लेकिन फिर 26 मार्च को मेजर मोहित शर्मा का शरीर गाजियाबाद लाया गया। लेकिन अभी 1 साल पहले मेजर शर्मा की माताजी का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहती हैं कि हमारे पास सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं है। हमारे लिए क्या है, सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं है। वो बता रही हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जैसे कि कैंटीन, पेंशन, मेडिकल, कोई भी फैसिलिटी नहीं। देखिए वो सेटल भी हो जाएंगी, घर भी खरीद लेंगे, 2-2 4-4 कुछ भी कर लेंगे। अगर पेरेंट्स के पास अपना है तो एसेट्स अपने हैं ना। अगर वो नौकरी कर रही है उसके पास अपनी भी तो है, क्यों नहीं मतलब गवर्नमेंट ये सोचती। इस इंटरव्यू के दौरान मेजर मोहित शर्मा की माताजी काफी दुखी हैं। अब मैं बात करता हूँ धुरंधर मूवी के कुछ हाईलाइटेड कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि रहमान डकैत और डीएसपी असलम चौधरी। रहमान डकैत का असली नाम रहमान बलोच था। 18 जून 2006 को रहमान डकैत को क्वेटा से आखिरी बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन न्यूज़ में ये गिरफ्तारी कभी जाहिर ही नहीं की गई। और रहमान डकैत ने इस गिरफ्तारी में कबूल किया कि उसने अपनी मां को मारा और साथ ही साथ 79 और अपराधों में शामिल है। रहमान डकैत ने इस गिरफ्तारी के दौरान काफी कुछ बताया, जिसमें उसने ये भी बताया कि कैसे उसने 13 साल की उम्र से ही अपराध करना शुरू कर दिया और अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया, जिसके कारण बड़े बड़े नेताओं, बिजनेसमैनों और काफी संगठनों के साथ उसका रिलेशन अच्छा बन गया। पाकिस्तान ने बताया कि 1976 में रहमान का जन्म दाद मोहम्मद के घर हुआ था और रहमान की मां दाद मोहम्मद यानी कि दादल, उनको दाद मोहम्मद को दादल कहा जाता था, तो दादल की दूसरी बीवी थी। रहमान के फर्स्ट कजन ने बताया कि रहमान के पिता 4 भाई थे, शेर मोहम्मद शेरू, दाद मोहम्मद दादल, ताज मोहम्मद और बेक मोहम्मद बेकल। उन्होंने बताया कि दादल ने लियारी के लिए कई काफ़ी अच्छे काम किए थे, जैसे कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी, औरतों के लिए सिलाई सेंटर, बड़े बूढ़ों के लिए ईदगाह और नए जवान लौंडों के लिए बॉक्सिंग क्लब्स, मतलब ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे लियारी में। लेकिन कराची पुलिस ने बताया कि दादल और शेरू दोनों ड्रग्स के धंधे में थे, लेकिन इस धंधे में सिर्फ शेरू और दादल ही नहीं बल्कि बाबू डकैत भी शामिल था और हाजी लालू कब्रिस्तान में ड्रग्स उगाया करता था। फिर धीरे धीरे रहमान की दोस्ती होती है रऊफ नाजिम और आरिफ से। ये दोनों सगे भाई थे, इन दोनों के पिता भी ड्रग्स के धंधे में शामिल थे। फिर ये धीरे धीरे ये तीनों भी इसी धंधे में ढल जाते हैं। रहमान डकैत ने 13 साल की उम्र में सबसे पहला अपराध ये किया था कि वो एक दुकान के आगे पटाखा फोड़ रहा था, तो किसी व्यक्ति ने उससे मना किया कि यहाँ पर पटाखा मत फोड़ो, तो वो उस व्यक्ति को वहां से घायल कर भाग आया था। फिर 1988 में रहमान ने सुलेमान बिरोही को मार दिया। इस पल से रहमान लियारी की आपराधिक दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने लगा। फिर पुलिस को सूचना मिली कि 18 फरवरी 1995 को रहमान और आरिफ एक सीक्रेट जगह पर छुपे हुए हैं, एक इमारत में छुपे हुए हैं। फिर पुलिस वहां पर जाकर सीधे उन दोनों को घेर लेती है और फायरिंग शुरू कर देती है, जिस फायरिंग में आरिफ मर जाता है, लेकिन रहमान डकैत वहां से दीवार कूदकर भाग जाता है। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही 18 मई 1995 को वो अपनी माताजी की हत्या कर देता है और उसने अधिकारियों को ये बताया कि उसने घर में ही अपनी माताजी को गोली मार दी थी। फिर साल 2006 तक रहमान का आतंक ऐसे ही चलता रहा। फिर 2006 में एसपी चौधरी असलम के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स रहमान के एक सीक्रेट अड्डे पर छापा मार देती है। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीजों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। आप यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे? इससे आगे नहीं, हम बिल्कुल इनके अंदर घुसे हुए हैं। ये पसपा हो रहे हैं, हम पसपा नहीं हो रहे। ये जंग कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। इनके साथ टीटीपी है, इनके साथ बीएलए है, ये सारे मिलकर पुलिस पर अटैक करें और पुलिस को सलाम है, पुलिस के बहादुर सिपाहियों को सलाम है, अपना खून दे रहे हैं और फिर भी लड़ रहे हैं। रेंजर्स को क्यों शामिल नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से? नहीं, बिल्कुल रेंजर भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ हैं। आज आपने एसएचओ को बुला लिया है, मतलब तरतीब दी जा रही है, काम पहले क्यों नहीं किया गया? ये सारे काम पहले से किए हुए हैं, ये हमारी उसका हिस्सा है, लेकिन ये चीजें हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे ओपनली। तो यही मैसेज दे रहा हूँ कि ख्याल फेंक दें, वरना उनके लिए बहुत मुसीबत होगी और उनके लिए आज का दिन बहुत भारी। धुरंधर मूवी में चौधरी असलम का किरदार संजय दत्त ने निभाया है। चौधरी असलम ने यह बताया कि जैसे ही वो रहमान को गिरफ्तार करते हैं तो उनके नंबर पर
एक अजीब नंबरों से कॉल आने लगती हैं। फिर वो फ़ोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ थे आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी उधर से डीएसपी असलम को बोलते हैं कि मारना नहीं, कोई गलत काम नहीं करना, अगर कोई भी मुकदमे हैं तो उसको कोर्ट में हाजिर करो, एनकाउंटर नहीं करना। फिर रहमान को इंस्पेक्टर बाबर के घर रखा जाता है, लेकिन रहमान वहां से चालाकी से वहां से भी फरार हो जाता है और वहां पर यह खबर वायरल हो जाती है कि रहमान पुलिस को पैसे देकर छूट गया। फिर रहमान वापस लियारी में जाकर फिर से उसी दुनिया में घुस जाता है। वो लोगों की हत्या करने लगता है, फिर हिंसा करने लग जाता है। फिर रहमान को खतरे का एहसास हो जाता है, तो फिर वो 8 अगस्त 2009 को अपने करीबी और अपने साथियों को बुलाता है और बोलता है कि बाहर आना जाना कम किया जाए, अगर हमें कोई अर्जेंट काम होगा हम तभी बाहर जाएंगे। रहमान की तलाश में डीएसपी असलम एक आदमी के पास जाते हैं और उस मुखबिर से अगले ही दिन 9 अगस्त 2009 को रहमान का पता निकलवा लेते हैं। लेकिन इतनी ही देर में रहमान कराची की सीमा पार कर चुका था। फिर काफ़ी मेहनत के बाद डीएसपी असलम रहमान को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए लिंक रोड पर ले जाते हैं। इसी बीच रहमान और उसके 3 साथी पुलिस एनकाउंटर में मारे जाते हैं। एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान टिकट। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें अजीत डोवल खुद अपनी मुंह जवानी बता रहे हैं कि जब एक प्लेन हाईजैक हुआ था तो जब वो उसमें अंदर गए थे तो कैसे लोग डरे हुए थे। इस बात का पर्सनल तौर से ये मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहां से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे। रहमान डकैत 2009 को मारा गया और उसे मारने वाले डीएसपी असलम 5 साल बाद 2014 को खुद एक हमले में मारे गए। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी और हाँ, कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियोस।